$4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 7.7% जीडीपी ग्रोथ, 29.9 लाख करोड़ का यूपीआई और 4,399 दिनों का रिकॉर्ड। सुनने में सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन अगर सब कुछ इतना शानदार है तो हर 10 में से लगभग एक युवा बेरोजगार क्यों है? अगर विकास इतना तेज है तो रसोई का बजट इतना भारी क्यों लगता है? अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो क्या हर भारतीय भी आगे बढ़ रहा है? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल और आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। तो बने रहिए चंद मिनटों हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.7% रही। 31 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार 7.78% तक पहुंच गई। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से यह सबसे तेज विकास दरों में से एक है, लेकिन जीडीपी सिर्फ अर्थव्यवस्था का आकार बताती है, लोगों की स्थिति नहीं। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,813 है, वहीं बांग्लादेश लगभग $2,911 प्रति व्यक्ति पर है और अमेरिका करीब $94,430 प्रति व्यक्ति, यानी भारत से लगभग 33 गुना अधिक। अर्थव्यवस्था का केक बड़ा हो रहा है, लेकिन उस केक का हिस्सा किसे मिल रहा है? यही असली सवाल है। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। एआई, सेमीकंडक्टर, बैटरी, ड्रोन, स्पेस, डेटा सेंटर, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। आज मैन्युफैक्चरिंग भारत की जीडीपी में लगभग 16-17% योगदान देती है और करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। लेकिन व्यापार विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव चेतावनी देते हैं कि भारत जल्द ही 69 देशों के साथ ऐसे व्यापार समझौतों के नेटवर्क में होगा जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 75% कवर करेगा। तो समस्या क्या है, आप यही कहेंगे। 2007 से 2025 के बीच एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 381% बढ़ चुका है। साउथ कोरिया के साथ 268%, जापान के साथ 318%। कई अर्थशास्त्री पूछ रहे हैं, क्या भारत फैक्ट्री बनेगा या सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार? आज भारत चिप बनाने की दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत ने सेमीकंडक्टर का सपना आज नहीं देखा। इसकी शुरुआत 1966 में हो चुकी थी। 1976 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की स्थापना हुई। 1984 में उत्पादन शुरू हुआ। उस दौर में भारत की तकनीक वैश्विक मानकों से बहुत पीछे नहीं मानी जाती थी। फिर भी फरवरी 1989 में आग लगी और फैक्ट्री ठप हो गई, उत्पादन रुक गया और दुनिया आगे निकल गई। जब भारत दोबारा खड़ा हुआ तब तक ताइवान और साउथ कोरिया कई दशक आगे जा चुके थे। आज भारत हर साल लगभग 2 लाख करोड़ मूल्य के सेमीकंडक्टर आयात करता है। अब सरकार ने 76,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 12 प्रस्ताव मंजूर किए हैं। 10 से अधिक यूनिट या तो निर्माणाधीन है या संचालन में है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत खोए हुए 35 साल की भरपाई कर पाएगा? अगर पिछले 12 वर्षों की एक उपलब्धि चुननी हो जिस पर शायद ही कोई विवाद हो तो उसका नाम है यूपीआई। 2016 में शुरू हुआ ये प्लेटफॉर्म आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। 2025 तक दुनिया के लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में हो रहे थे। सिर्फ मई 2025 में यूपीआई ने लगभग 29.9 लाख करोड़ के लेन देन को प्रोसेस किया। दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 21.63 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया। यह उपलब्धि ऐतिहासिक है, लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, भारत पैसे ट्रांसफर करने में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। क्या दुनिया उतनी ही भरोसे से भारत में पैसा निवेश कर रही है? 2025-26 में भारत का नेट एफडीआई लगभग 41 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले 16 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगभग 4 लाख करोड़ निकाल लिए। सरकार का दावा है कि करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी सुधार की ओर इशारा करती हैं, लेकिन
लेकिन एक सवाल जो लगातार पूछा जाता है, अगर गरीबी इतनी तेजी से कम हुई है तो आज भी लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या यह सामाजिक सुरक्षा है या आर्थिक कमजोरी का संकेत? जवाब जो भी हो, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसका जिक्र भाषणों में कम होता है, और वो आंकड़ा है सरकारी कर्ज का। 2014 में भारत का कुल सरकारी कर्ज लगभग 5 लाख करोड़ था। आज यह बढ़कर लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सरकार कहती है बड़े विकास के लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है और निवेश के लिए कर्ज लेना असामान्य नहीं है, लेकिन आलोचकों से पूछते हैं क्या आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी या यही निवेश भविष्य की समृद्धि का आधार बनेगा? एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, मेट्रो, फ्रंट कॉरिडोर, एयरपोर्ट, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं अधिक आधुनिक दिखाई देता है, लेकिन एक बड़ा सवाल हम सबके मन में अभी भी खड़ा है, इतना निर्माण, इतना निवेश, फिर भी रोजगार उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा लाभ अभी आना बाकी है या अर्थव्यवस्था की किसी कड़ी में कमजोरी है? भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 14 से 16% है और करीब 42 से 45% भारतीय आज भी कृषि पर निर्भर हैं। यानी देश का लगभग आधा कार्यबल राष्ट्रीय उत्पादन के सिर्फ छठे हिस्से के लिए काम कर रहा है। यही भारत की सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी भारत की सबसे बड़ी कर सुधार योजनाओं में से एक माना जाता है। दिसंबर 2025 में जीएसटी परिषद ने 12% और 28% स्लैब हटाकर संरचना को सरल बनाने की कोशिश की। दूसरी ओर फरवरी 2025 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत प्रभावी कर मुक्त आय सीमा लगभग 12 लाख तक पहुंच गई। सरकार का दावा है इससे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अब बात करते हैं महंगाई बनाम आंकड़े की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई 3.48% रही और किताबों के अनुसार यह नियंत्रित महंगाई है। लेकिन आम परिवार पूछता है अगर महंगाई इतनी कम है तो पेट्रोल, डीजल और गैस का खर्च इतना क्यों लगता है? यही वो अंतर है जो सरकारी चार्ट और घर के बजट के बीच दिखाई देता है। और बात करते हैं भारत बनाम चीन की। दुनिया अक्सर भारत की तुलना चीन से करती है। जीडीपी ग्रोथ में भारत आगे दिखाई देता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भारत अभी भी 16 से 17% पर है, जबकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग शेयर 25% से अधिक है। यानी भारत अभी दुनिया की फैक्ट्री नहीं बना है और शायद यही अगले दशक की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसका जिक्र मंच पर कभी नहीं होता, और वो आंकड़ा है भारत का युवा। भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चिंता भी। 2025 में भारत की युवा बेरोजगारी दर 9.9% थी, जबकि कुल बेरोजगारी दर लगभग 3.1%। यानी युवा बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। और वहीं पर है पेपर लीक, भर्ती में देरी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इन सब ने स्थिति को और कठिन बना रखा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा जोखिम क्या है? आइए इस पर भी हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है अब तक। ये अवसर भी है और चुनौती भी। अगर युवाओं को रोजगार मिला, यही पीढ़ी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती है। लेकिन अगर अवसर नहीं मिले तो यही जनसंख्या दबाव बन सकती है। भारत का भविष्य आज संसद से ज्यादा अपने युवाओं के हाथों में लिखा जा रहा है। तो 12 साल बाद रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जीडीपी ग्रोथ मजबूत रही, यूपीआई दुनिया के लिए मॉडल बना, सेमीकंडक्टर मिशन ने नई उम्मीद जगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा विस्तार हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो प्रति व्यक्ति आय अभी भी कई अपेक्षाओं से पीछे है। व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अभी उपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। कृषि में आबादी अधिक, उत्पादकता कम है। युवा बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है। महंगाई के आंकड़े और लोगों का अनुभव हमें एक जैसे नहीं दिखते। 12 साल बाद तस्वीर क्या है? एक तरफ $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ नौकरी की तलाश करता हुआ युवा, एक तरफ यूपीआई की वैश्विक सफलता, दूसरी तरफ महंगाई से जूझता परिवार, एक तरफ विकास के बड़े दावे, दूसरी तरफ रोजमर्रा के संघर्ष। क्योंकि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जीडीपी नहीं होती, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है नागरिक का बेहतर जीवन। और आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत सिर्फ बड़ा हो रहा है या वास्तव में समृद्ध हो रहा है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।